इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसके पहले वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यह पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर लिया गया है जो सिंपल पेपर बोर्ड ने निकाली है। ठीक है, चलिए सेक्शन सी में भी आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे और इंटरनल चॉइस किस क्वेश्चन पे दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि द इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए स्फेरिकल स्फीयर आर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 40 cm. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हो वॉल्यूम सरफेस एरिया से दिया हुआ है। एक आपका कह रहा है कि एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, क्या है? एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर को किस में ये मेल्ट करके लिखा हुआ है कि हॉलो स्फीयर को मेल्ट करके फिर से रिकास्ट करके एक क्या बनाया जा रहा है? एक सिलेंडर बनाया जा रहा है। कैसा सिलेंडर? एक सॉलिड सिलेंडर बनाया जा रहा है। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर ये बनाया जा रहा है। तो देखिए जब भी आपको एक शेप से दूसरे शेप में मेल्ट करके या रिकास्ट करके, ठीक है, अनदर शेप में कन्वर्ट करेंगे तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इस पे लेकर हम लोग सोल्व कर देंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है? देखिए गिवन में आपको दिया हुआ है स्फेरिकल सेल का। ठीक है, तो लिखेंगे इंटरनल रेडियस। ठीक है, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर ऑफ किसका लेंगे? सेल। किसको से, कौन सेल? स्फेरिकल सेल का स्मॉल, जो स्मॉल आर है ये कितना दिया हुआ है आपका? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आउटर रेडियस कितना हो गया? आउटर रेडियस कैपिटल आर ऑफ सेल जो हो गया वो कितना हो गया? ले लीजिएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, मीन्स इसमें दो गो आपका, एक अंदर में और एक बाहर है। ठीक है, आउटर हो जाएगा ये। इस तरह के आपका एक दिया स्फेरिकल सेल दिया हुआ है। ठीक है, हॉलो दे दिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल दे दिया है रेडियस। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक सॉलिड, आपको सॉलिड सिलेंडर में कन्वर्ट करना है। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस आपका क्या है? इसका रेडियस कुछ और मान लेते हैं। इसका रेडियस आर हो गया, R1 हो गया रेडियस। और इसका मान लेते हैं कि सिलेंडर का जो हाइट है क्या है? एच है। ठीक है, सिलेंडर का हाइट क्या है? एच है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपको करना लिखना क्या है? मैंने बताया कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब सॉलिड सिलेंडर का डायमेंशन R1 और एच दिया हुआ है। और यहाँ पे एक और बात दिया हुआ था कि सॉलिड सिलेंडर का जो डायमीटर है, ये पूरा जो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये डायमीटर कितना दिया हुआ है? पूरा आपका दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 40/2 कर लीजिएगा, 7 सेंटीमीटर हो गया। मतलब सिलेंडर का रेडियस आपको दिया हुआ है और वही आपको हाइट निकालना है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से फार्मूला क्या हो गया? स्फेरिकल सेल का फार्मूला क्या होगा? तो देखिए ये हॉलो है, इसलिए लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। ठीक है, इक्वल टू इधर से क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना लिए हैं यहाँ पे? आर लिया R1 का स्क्वायर और हाइट हमने क्या? एच लिया है। ठीक है, अब जब इसको, अब दोनों को इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पाई से पाई यहाँ पर कट भी कर सकते हैं। 4/3 है, वैल्यू पुट कीजिए आर क्यू। तो आर कितना? 5 का क्यू माइनस कितना हो जाएगा? 3 का क्यू इक्वल टू इधर से कितना हो जाएगा? इधर से जो आप रेडियस है आपका यहाँ पे, ये जो हमने रेडियस माना है, ये जो R1 माने रेडियस, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रख देंगे? 7 × 7 × H कर देंगे। ओके, अब यहाँ से आपको सोल्व कर लेना है। देखिए 4/3 गुने कितना होगा? इसको करेंगे तो 125 माइनस कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, इक्वल टू 7 × 7 × H हो गया। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? 4/3 इंटू, इसको जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा 898 इक्वल टू 7 × 7 × H होगा। अब यहाँ से जब इसको H का वैल्यू निकालेंगे तो H इक्वल टू 4 × 98। ठीक है, 4 × 98 आई क्या हो जाएगा? नीचे में 3 × 7 × 7 हो गया। इसी से काटिए, 14 टाइम में कट, इसी से 2 टाइम में कटेगा तो कितना हो गया? 8/3। तो यही 8/3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। किसका? यही है, ये सिलेंडर का हाइट। ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर का हाइट निकल गया 8/3 सेंटीमीटर। ओके, चलिए ये तो पहला आंसर हो गया, ये फर्स्ट आपका आंसर एक आ गया।
ये निकालना था। और इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 पाई, लिखेंगे R1 इंटू R1 प्लस एच। ठीक है, हमने ये रेडियस R1 माना है, सिंपल R भी लिख सकते हो। चलो तो यहाँ लिखोगे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लिखो। R1 तेरा कितना है, R1 है 7, ठीक है, इंटू 7 प्लस एच कितना है 8/3। ठीक है, 7 से 7 कट गया, अंदर में कितना होगा 44, बाहर में 2 इंटू 20 44 हो गया, और इंटू इसको करेंगे तो 7 3 21 तो 29/3 हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1276/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रैक्शन में भी रहने देंगे, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हो गया, वो हो गया डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका दोनों आंसर आ गया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टू टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा और जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, वो दोनों एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। डेट मीन्स दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे बनेंगे, ये सर्कल से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, आंसर कैसे होगा। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखिए ये आपका सर्कल हो गया। इसमें यह कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक टेंजेंट ड्रॉ एक्सटर्नल पॉइंट से कर दिया हमने रफली। ठीक है, ये दोनों ये टेंजेंट है पी क्यू और आर। ठीक है, तो पी क्यू और पी क्यू और पी आर टेंजेंट हो गया, और सेंटर मान लेते क्या है, सेंटर ओ है। ठीक है, इस तरह का एक सेंटर है। तो कहता है कि यह जो एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ठीक है, चलो तो देखो हम लोग यह इसमें थ्योरम में पढ़े हैं कि जब भी कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मींस टेंजेंट, लाइन ऑफ टेंजेंट और रेडियस दोनों क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना 90 डिग्री क्वेश्चन एंगल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनाती है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो हम चलते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है OPQR, तो क्वाड्रिलेटर में और एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी हैव एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इजकल टू 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल होता है 360 डिग्री। चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, एंगल P, ठीक है, छोड़ देना है एंगल P, एंगल R कितना हो जाएगा, एंगल R आपको 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल O कितना हो जाएगा, रहने देना है, प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा इजकल टू 360। क्योंकि चूंकि यहाँ पर लिख देंगे सीन से टेंजेंट्स क्या होते हैं, टेंजेंट्स, ठीक है, एंड रेडियस क्या होता है, रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट कहाँ, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री बनाते हैं। बस यहाँ से आपको एंगल P प्लस एंगल O कितना हो गया, एंगल P प्लस एंगल O जो हो गया, ये 90 90 180 घटा दीजिएगा तो उधर से 180 हो गया। तो यही तो चीज आपको प्रूव करना था, तो ये आपका हेंस क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं हेंस एंगल ऑफ टेंजेंट एंड एंगल एट ए सेंटर इज द सप्लीमेंट्री। ओके, इसी में एक और इंटरनल चॉइस दिया है और करके, इसी में से सेकंड क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, इस सेकंड कैसे बनेगा। और में देखिए टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन एट ए सर्कल। देखिए आप फिगर भी दे दिया है, फिगर में यहाँ देख सकते हैं क्या कह रहा है, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद a सेंटर वो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ही, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। प्रूव दैट एंगल PTQ, ये जो एंगल है, ये जो OPQ है ना, OPQ का डबल है ये एंगल। ठीक है, तो आइए कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको एक हम फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, एक सर्कल है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका फिगर बना हुआ है, ऐसे हो गया, एक यहाँ हो गया, सेंटर वो हो गया, ठीक है। यहाँ से 2 टेंजेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, टेंजेंट का नाम है टी हो गया, और इधर से हो गया पी, और यहाँ पे क्यू हो गया, और वो हो गया, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव आपको टू प्रूव दैट टू प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इजकल टू एंगल ओ पी क्यू, ये प्रूव करना है। ओके, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होती है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट से होता है वी हैव, चाहे वी नो, वी हैव टी पी बराबर टी क्यू, टी पी बराबर टी क्यू। तो टी पी जब टी क्यू के बराबर होता है, ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, देन बोलेंगे देन ट्रायंगल पी टी क्यू इज ए आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ओके, अब यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, एंगल पी टी क्यू थीटा है, कितना है, थीटा एंगल मान लिया, ये मान लिया हमने थीटा एंगल। ओके, चलो थीटा एंगल मान लिया। तो अब यहाँ बताइए ये दोनों एंगल जो होगा, तो ट्रायंगल सेम में चलिएगा, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल सेम चलिएगा, तो हम मान लें कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब पहले तो सबसे पहले पी टी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल टी पी क्यू बराबर एंगल कौन सा हो जाएगा, टी क्यू पी, इसको मान लेते हैं x डिग्री। ओके, तो यहाँ से आपको सम करेंगे तो थीटा प्लस एक्स किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी टी क्यू में चलिएगा, तो थीटा प्लस एक्स इजकल टू कितना लिखेगा 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको x इजकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख दीजिए 2x पहले कर लीजिए, 2x इजकल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए x इजकल टू 2 से भागा देंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू आपको मालूम हो गया। अब चलते हैं ऑल्सो, अभी को पता है कि ये जो ओ पी टी एंगल ओ पी टी कितना होता है, ओ पी टी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ओ पी टी 90 डिग्री है, तो हमको निकालना है ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू और ये एंगल आपका एक्स है, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू जो हो गया एंगल ओ पी टी माइनस कौन सा एंगल टी पी क्यू, चाहे क्यू पी टी लिख सकते हैं। अब देखो ओ पी टी आपका कितना आया था, ओ पी टी आपको 90 डिग्री आया हुआ है, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर 90 डिग्री बनाता है रेडियस के साथ टेंजेंट। चलो तो 90 माइनस, और क्यू पी टी कितना है, क्यू पी टी ये आपका एक्स का जो एक्स का वैल्यू कितना आया है 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ से 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, इसी से कट गया, दैट इज थीटा बाई 2 आ गया। तो थीटा बाई 2 दैट इज ओ पी क्यू थीटा बाई 2 हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस एंगल ओ पी क्यू, थीटा किसको माने थे, इसको पी टी क्यू को, तो एंगल पी टी क्यू बटा 2/2 हो गया। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल पी टी क्यू इजकल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। तो इस तरह का ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 30 है आपका केस स्टडी, दो को केस स्टडी दिया देगा क्वेश्चन 13 और 14। केस स्टडी में कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक ट्रिग्नोमेट्री की बात बताया है, जो कि नेविगेशन रेडियो नेविगेशन सिस्टम इस समय यूज होता है और सैटेलाइट को हेल्प किया जाता है। तो एक दिया हुआ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ द 240 मीटर टावर, देखिए फिगर में दिया हुआ है, जो एक गार्ड है, ठीक है, ये गार्ड दिखाई दे, एक टावर है, टावर के सबसे ऊपर टॉप पे क्या हो, एक गार्ड पे क्या हो गया, स्टेशन है, रुका हुआ बैठा हुआ यहाँ पे। और ये जो टावर का हाइट दिया 240 मीटर टावर दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्व एंड अनआइडेंटिफाई बॉट कमिंग, एक अनआइडेंटिफाई बॉट यहाँ दिखाई दे रहा है फिगर में, जो आ रहा है, उसको उसको नजर पड़ती है। तो क्लिनोमीटर एक डिवाइस होता है जो स्लोप को मेजर किया जाता है, उससे देखता है, और उसका डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो वाट द लाइट हाउस एंड फाउंड इट इतना, तो इस तरह का कहता है पहला नंबर क्वेश्चन में कि आपको कि मेक द लेवल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। ये दो क्वेश्चन इसमें बना दिया है, 1 और 2, दो मार्क्स का। तो इसका पहले सबसे पहले आपको एक फिगर बना देना है। तो क्या हो जाएगा आपका 13 का जो है फर्स्ट नंबर फिगर जो बनेगा वो एक नॉर्मल फिगर बनेगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टावर है,
ठीक है, टावर के सबसे टॉप पर क्या है, एक आपका गार्ड है जो कि स्टेशन यहाँ रुका हुआ है, यहाँ से डिप्रेस कर रहा है। ठीक है, और एक अननोन मान लेते हैं कि एक अननोन ये जो है, ये क्या है, एक अननोन बोट आ रहा है। ठीक है, तो ये सीधा बनाइएगा, नॉन बटन है, तो यहाँ से यहाँ इस तरह का मिला दीजिएगा। और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका 30 डिग्री, यहाँ से देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेस कर रहा है, ये डिप्रेशन हो रहा है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो इसका ये आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बोट है, अननोन आपका बोट है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो पहला में आपको क्या करना था, मेक ए लेवल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पोर्शन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो देखिए आपको क्या यूज करना, और देखिए यहाँ पर इसका ऑलरेडी आपको टावर का हाइट दे दिया है, कितना है 240 आपको मीटर दिया हुआ है ये हाइट। ठीक है, तो आप ट्रिग्मेटिक में कौन सा ट्रिग्मेटिक रेशियो लगाइएगा, तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए, नाम दे दीजिए ए बी और सी। तो ए बी सी में चलिएगा ट्रायंगल में, तो आपको 10 लगाना है, तो 10 30 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा बताओ, पी बटा बी। तो पी कितना है 240 और बी कितना है एक्स माने हैं। तो यहाँ से आपको सिंपल एक ही क्वेश्चन, 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इजकल टू 240 बटा एक्स। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका कितना आ गया 240√3 आंसर आ गया। ये मीटर दे दीजिएगा, अगर √3 का वैल्यू दिया रहेगा तो √3 का वैल्यू आप दे दीजिएगा, नहीं तो ऐसा ही छोड़ दीजिएगा। ये आपका आंसर आ गया, पहला आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का ये फिगर बनाना था, लेवल फिगर, और इसका आंसर देना है कि बोर्ड का डिस्टेंस कितना है, ये टावर से कितना दूरी पर है, तो ये हो गया 240√3 मीटर पर। ओके, चलिए इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, second after 10 minutes the guard observed that the boat was approached the tower and its distance from tower is reduced था। 10 मिनट के बाद इसी फिगर में देख रहे हैं कि 10 मिनट के बाद, मान लेंगे 10 मिनट के बाद पोजीशन कहाँ आ गया, डी पोजीशन पे आ गया। ये यहाँ से आने में 10 मिनट लगा, तो इसकी जो डिस्टेंस टावर से कह रहा है कि द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस। पहले जो डिस्टेंस था टावर से इस बोट का जो डिस्टेंस था पहले कितना था, एक्स मतलब 240√3 मीटर था। लेकिन अब क्या कर 10 मिनट के बाद इसका डिस्टेंस टावर से घट गया, कितना से घटा, ये रिड्यूस बाई कह रहा है इतना। तो अब हमें क्या करना है, ये रिड्यूस बाई हो, तो अब हमको टावर से उस बोट का डिस्टेंस कितना हो गया, तो लिखेंगे आफ्टर 10 मिनट्स द ऑफ बोट डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम क्या हो गया टावर, टावर से कितना हो गया, तब पहले ओरिजिनल था 240√3 मीटर, ये पूरा 240√3 था, और कितना से घट रहा है, ये घटा दीजिए 240√3 -1 से घटा दीजिए। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 240√3 -240√3 आप +240 हो गया, इसी से कट गया, तो 240 मीटर हो गया। मतलब ये जो डिस्टेंस अब हो गया 240 क्या हो गया मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि उस समय अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वो गार्ड कितने एंगल से डिप्रेस करेगा। ठीक है, वोट द, तो कह रहा है कि व्हाट इज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो लेट कर लेते हैं, न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लेते हैं कि थीटा है, तो ये थीटा हो गया। तो यहाँ से फिर लगाइएगा tan θ बराबर, तो ये थीटा का मतलब ये डिप्रेशन यहाँ थीटा बना रहा है, तो ये जो थीटा बनाएगा तो यहाँ पर भी क्या थीटा बनाएगा। ठीक है, तो tan θ बराबर क्या हो जाएगा, तो tan θ बराबर हम लिख सकते हैं P, तो 240 बटा नीचे कितना हो जाएगा 240, ये कट के कितना हो गया 1 आ गया। तो बताइए tan θ इजकल टू 1 है, दैट इज थीटा इजकल टू क्या था 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो सेकेंड में आफ्टर 10 मिनट्स बाद वो गार्ड कितना से डिप्रेस करेगा, 45 डिग्री एंगल से डिप्रेस करके उस अननोन बोर्ड को देखेगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 13 का ए और बी फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 14 नंबर केस स्टडी है, केस स्टडी 2 दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि पुशअप आर फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग, ये सब बताया है कि पुश करना एक इफेक्टिव और बिल्डिंग हमारा बिल्डिंग स्ट्रेंथ होता है। इस तरह के बहुत सारे दिया हुआ चेस्ट आर्मी सब में क्या होता है
पुशअप करने से, मसल करने से होल बॉडी में क्या होता है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ती है, मजबूती बढ़ती है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ से क्वेश्चन मेन कह रहा है कि नितेश वांट टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज, ही कैन करंटली मेक 300 पुशअप इन द 1 आवर। देखिए नितेश वह एक पुशअप चैलेंज पार्टिसिपेट करना चाहता है, और ही कैन करेंटली मेक, अभी कितना, 3000 पुशअप 1 घंटा में लगा देता है, ठीक है। बट ही वांट टू अचीव ए टारगेट ऑफ 3900 पुशअप इन 1 आवर विच इज प्रैक्टिस रेगुलरली। मतलब सोचा है कि हम 1 घंटा, पहले वो 1 घंटा में 3000 पुशअप मारता है, लेकिन उसका टारगेट है कि 1 घंटा में हम 3900 पुशअप मारे। इसके लिए वो प्रैक्टिस डेली 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करता है। विथ ईच ऑफ डे प्रैक्टिस ही इज एबल टू पुश मेकअप टू ऑफ 1 आवर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे। और ये कोशिश करता है कि हर एक रोज एक 5-5 पुशअप जो है, पहले जिन 2 मारे हैं उससे 5-5 पुशअप क्या हो गया, पुशअप ज़्यादा लगाए, ठीक है। तो इफ वे फर्स्ट डे प्रैक्टिस ही मेक्स, मतलब फर्स्ट डे उन्होंने कितना, 3000 पुशअप लगाया, ठीक है। तो कहता है कि, और प्रैक्टिस रेगुलरली करता है, तो इसको अचीव करना है 3900। तो इसको कीपिंग द एबव सिचुएशन इन माइंड आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम फॉर्म एपी बनाना है आपको। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कैसे बनाओगे क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का एपी कैसे बनेगा। तो एपी रिक्वायर्ड जो एपी बनेगा, देखिए पहला दिन कितना मारा है, 3000, ठीक है। उसके बाद डेली डेली 1-1 आवर का प्रैक्टिस करने के बाद 5-5 पुशअप बढ़ा रहा है। और इस तरह का इसका टोटल कितना है, मोटो कितना अचीव करने का टारगेट है, 3900 टारगेट है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये कितना दिन में कर लेगा। तो इस तरह के नंबर ऑफ पुशअप पर डे, हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश, ठीक है। प्रैक्टिस कर कहता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस, कितना दिन उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये आपका टारगेट को अचीव कर लेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। देखिए एक एपी का फॉर्म हो गया, एक एपी बना दिया हमने इस तरह का, ये पुशअप का एपी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म आपको 3000, डी आपको पता ही है, 3000 पाई में से 3000 घटा दीजिए तो 5 हो गया, ठीक है। और आपको देखिए nthवा टर्म क्या है, nthवा टर्म आपको है 3900, ठीक है। और n जो है, n क्या है, नंबर ऑफ डे है एट विच ही अचीव द गोल। नाउ लिखेंगे, नाउ n इजकल टू a प्लस n माइनस 1d होती है। बस इस फॉर्मूला पे रखिए, n का वैल्यू कितना, 3900 इजकल टू a की जगह पे कितना लिखे, 3000 प्लस n माइनस 1, और d की जगह 5 रखेंगे। इसको सोल्व कीजिए, इसको ले जाकर घटा दीजिएगा, तो 3900 में से 300 घटेगा, 3000 घटेगा, तो नॉर्मली 900 होगा, इजकल टू n माइनस 1 इंटू 5 हो गया, ठीक है। 5 से इधर लेकर डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करो तो लिखोगे n-1, इसे कटोगे तो 180 हो गया। और यहाँ से n इजकल टू 1 लगा तो प्लस हो जाएगा, तो 180 प्लस 1 इजकल टू 181 आ गया, ठीक है। n का वैल्यू 181 आ गया। तो टोटल टर्म इसमें कितना हो गया, 181 हो गया। लेकिन यह पहले से तो वो 3000 तो मारता, 3000 तो पुशअप मारता ही था, लेकिन उसको दिन और कितना दिन प्रैक्टिस करने पड़ेगा, तो मिनिमम उसको कितना दिन प्रैक्टिस करने पड़ेगा। तो मिनिमम प्रैक्टिस जो करेगा, प्रैक्टिस कितना करेगा, 181 नहीं, 181 में से 1 घटा दो, 180 डेज उसको प्रैक्टिस करेगा, तो जाके क्या करेगा, अचीव कर लेगा 3900 पुशअप, ठीक है। समझ गए, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसी में सेकंड क्वेश्चन एक और दिया हुआ था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप ऑफ परफॉर्म्ड बाय द नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। तो इस गोल को अचीव करने में टोटल पुशअप कितना उन्होंने लगाया वो निकालना है, मतलब कि सम ऑफ nth टर्म, टोटल टर्म जो टोटल पुशअप दिया हुआ टोटल पुशअप को सम निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब निकाल लीजिए आराम से। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू लेना है वो लेना है 181। तो हमको डायरेक्ट यहाँ पे आपको पता है सेकंड नंबर में वी नो एस एन इजकल टू क्या होता है,
तो एस एन इजकल टू एन बाई टू, एक फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, या तो 2a प्लस एन माइनस वन डी है उस पर भी यूज कर सकते हैं। तो हम एन बाई टू फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म एल इस फार्मूला से यूज कर लेते हैं। तो हमें निकालना है एस 181, तो 181/2 लिख देंगे, और ए के जगह पे कितना दिया है 3000 प्लस एल के जगह पे 3900 हो गया, और इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा इंटू 6900, ठीक है इतना हो जाएगा। चलिए इसे काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 5 इतना, ठीक है। तो आ गया 181 इंटू 3450 पुशअप हो गया। तो टोटल पुशअप कितना हो जाएगा, इसको इंटू कर दीजिएगा, तो टोटल पुशअप हो जाएगा 624450 पुशअप। ये टोटल पुशअप आपका ये अचीव करने में टोटल पुशअप इतना मारना पड़ा 181 डे में, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार मैं रिक्वेस्ट आप लोग से जरूर करूंगा कि ये इस तरह का सारे प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। इस तरह प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि मॉडल पे आपको टर्म 2 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। थैंक यू।